जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। अगर स्टूडेंट्स आपको फेडरलिज्म चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 क्लास 10 अभी तक आपको टफ लगता था, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अब वो फेडरलिज्म चैप्टर टफ नहीं लगेगा। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को, जिसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 2 SST पॉलिटिकल साइंस का फेडरलिज्म चैप्टर। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम पर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फेडरलिज्म चैप्टर की स्टार्टिंग होती है फेडरलिज्म। चैप्टर का नाम ही है फेडरलिज्म। क्लास 10th SST पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है। पहला क्वेश्चन यही आएगा स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर व्हाट इज फेडरलिज्म। तो पहले फेडरलिज्म को हम आपको बताते हैं। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है स्टूडेंट जिसमें क्या होता है, जो पावर्स होती हैं वो डिवाइड हो रही होती हैं। किस किस के बीच डिवाइड हो रही होती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल अथॉरिटी एंड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अब वो स्टेट्स भी हो सकते हैं, वो प्रोविंसेस भी हो सकते हैं। तो फेडरलिज्म इट इज द सिस्टम system of government in which power is divided between central authority and its constituent units और सेंट्रल अथॉरिटी के बीच क्या होता है स्टूडेंट्स? डिवाइड होती है पावर। आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। फेडरलिज्म की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री भी आप लिख सकते हैं, ऑफ द कंट्री। यहाँ पे आप वेरियस भी लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए आप इस डेफिनेशन को, फिर आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए देखिए क्या है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पे जो पावर्स होती हैं, क्या होती हैं? पावर्स जो कि डिवाइड हो रही होती है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। जैसे इंडिया में देखें या बहुत सारे फेडरेशन में देखें, यूजुअली फेडरेशन है 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, जो कि मेन होता है यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा होता है स्टूडेंट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। या तो उस कंट्री में प्रोविंसेस होंगी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या फिर स्टेट्स होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में भी अगर हम देखते हैं तो फेडरेशन में 2 ही टीयर है हमारे गवर्नमेंट के, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि यूनियन गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं इसलिए स्टेट गवर्नमेंट है। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डायरेक्ट डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं। चलिए इसको रब करते हैं। अगर हम यूजुअली एक फेडरेशन की बात करें, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो उसके 2 ही टीयर होते हैं, हैव 2 टीयर्स और 2 लेवल्स, एक सेंट्रल और एक स्टेट या फिर प्रोविंशियल। तो वो भी नोट कर लेते हैं। और वो दोनों ही इंडिपेंडेंट पावर्स एंजॉय करते हैं। यूजुअली a federation has 2 levels को ही टीयर्स भी कहा जाता है। has 2 levels, टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के 2 टीयर्स होते हैं। देखा जाए तो एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी जो होगी बी वो होगी प्रोविंशियल
प्रोविंशियल और अगर स्टेट हुए तो स्टेट गवर्नमेंट। ये दो ही यूजुअली क्या होते हैं, हमारे टीयर्स होते हैं फेडरेशन में। और बोथ द टीयर्स, ये भी आप नोट कर सकते हैं, बोथ द टीयर्स और लेवल्स एंजॉय करते हैं अपने अपने पावर। स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर एंजॉय करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर एंजॉय करेगा। एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। अपने पावर, स्टेट्स अपने पावर यूज़ कर रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर यूज़ कर रहा है, तो उसमें वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, बोथ द टीयर्स लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। तो दो ही टीयर होते हैं यूजुअली एक फेडरेशन के पास, हमने देख लिया, एक सेंट्रल और एक स्टेट वाला। नोट दिस स्टूडेंट्स। फिर चलते हैं आगे और अब डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। चल इसको करते हैं ना, अब डिस्कस करते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में की फीचर्स आ सकते हैं फेडरलिज्म के लिखने के लिए। एक एक करके इनको भी डिस्कस करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में भी ये लिखे हुए हैं, फिर भी हम यहाँ पे आपको लिखवा देते हैं और जिससे आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं, है ना। तो पहला है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, क्या क्या फीचर होते हैं। पहला फीचर तो यही है कि देयर आर 2 और मोर टीयर ऑफ गवर्नमेंट, यानी 2 या 2 से ज़्यादा टीयर होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। 2 तो हमने देख लिए, एक सेंट्रल एक स्टेट और एक और होगा। तो देयर आर 2 और more level और tier of government के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका फेडरलिज्म में। दूसरा पॉइंट आता है द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच टीयर स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो एरिया जहाँ पे इन गवर्नमेंट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की लीगल अथॉरिटी है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरी नेशन क्या होता है, उनका एरिया होता है जहाँ पे वो अपना रूल करते हैं। तो द ज्यूरिसडिक्शन, नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच tier that is level is specified by the government, specified by the constitution। गवर्नमेंट बोल रहा था गलत, कॉन्स्टिट्यूशन। किसके द्वारा स्पेसिफाइड होता है उनका एरिया, कॉन्स्टिट्यूशन के से उनका एरिया स्पेसिफाइड। व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन? ज्यूरिसडिक्शन इज द एरिया वेयर एन अथॉरिटी हैज़ लीगल अथॉरिटी, जहाँ पर किसी भी अथॉरिटी के लिए, किसी भी गवर्नमेंट की लीगल अथॉरिटी होगी, उस एरिया को हम ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा नेशन होना, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट होना, इनमें क्या है, इनकी लीगल अथॉरिटी है जहाँ पे ये रूल कर सकते हैं। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ पॉइंट्स, नोट कर लीजिए आप इनको। फिर आपको थर्ड पॉइंट लिखवाते हैं, नोट कर लीजिए आप इतना। चलिए आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें कोई चेंज लाना है
तो उसको कोई एक गवर्नमेंट नहीं ला सकती है। यानी अगर यहाँ पर 2 टीयर हैं ना, 2 टीयर्स हैं फेडरेशन में, मेन सेंट्रल और स्टेट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, दोनों ही गवर्नमेंट से कंसेंट लेनी पड़ेगी, उनसे उनकी एक्सेप्टेंस, उनकी जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सी फंडामेंटल प्रोविजंस cannot be changed unilaterally, cannot be changed unilaterally, cannot be changed unilaterally by only central government, only central authority, by any central authority। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, कोई भी फंडामेंटल प्रोविज़न है अगर उसको चेंज करना है तो यूनिलेटरली उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी उसको अकेले चेंज नहीं कर सकती है। उसमें किसकी कंसेंट चाहिए पड़ेगी, किसके रिकमेंडेशंस की ज़रूरत होगी या किसकी परमिशन की ज़रूरत होगी, स्टेट से भी बात करने की ज़रूरत होगी। आप ऐसे फंडामेंटल प्रोविजंस में अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं ला सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में। आप इसको नोट करिए, इसी पॉइंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे रिलेटेड MCQ भी आए हुए हैं, इस पॉइंट से रिलेटेड MCQ भी बोर्ड्स में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा था फेडरलिज्म से रिलेटेड कौन सा सही है। चलिए 4th पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए इसको भी करते हैं ना। तो ये हो गया आपका 3rd पॉइंट। अब चलते हैं 4th पॉइंट पे। 4th अभी क्या हुआ, फंडामेंटल्स वाला पॉइंट आया कि फंडामेंटल प्रोविजंस को, पहला पॉइंट था कि देयर आर 2 और मोर टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट था कि उनका ज्यूरिसडिक्शन एरिया कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स करके रखा है। तीसरी चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी यूनिलेटरली चेंज नहीं ला सकती है। चौथा है courts have the power to interpret the constitution, यानी प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरप्रेट द पावर्स ऑफ डिफरेंट टीयर्स, पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स। यानी कोर्ट के पास ये पावर है कि वे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पावर्स को चेक कर सकते हैं कि ये अपने पावर को अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज़, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेक करते हैं कि ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। तो ये भी एक फेडरलिज्म का ही फीचर है। अगर फेडरलिज्म नहीं होता तो फिर कोर्ट्स भी ये काम नहीं कर रहे होते, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स नहीं होते। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए 4th पॉइंट को, फिर डिस्कस करते हैं 5th पॉइंट। ठीक है, यही डिस्कस कर लेते हैं 5th पॉइंट भी। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू का मतलब स्टूडेंट टैक्स होता है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू मीन्स टैक्स फॉर ईच टीयर, फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेसिफाइड क्लियरली स्पेसिफाई किए गए हैं कि किस लेवल, कहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करेगी, क्या सोर्स हैं टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्या सोर्स हैं टैक्स के स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो ये क्लियरली स्पेसिफाइड है टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जिससे क्या हो सके, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर हो सके। नोट करिए स्टूडेंट्स आप दोनों पॉइंट्स
क्या पहला फोर्थ पॉइंट क्या है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो चेक कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा ये है कि जो सोर्सेस हैं रेवेन्यू के, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू वो फिक्स हैं कि यहाँ से टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, यहाँ से टैक्स जो है वो कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगा, ये फिक्स है। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आपने इसको नोट कर लिया हुआ। अब डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट। चलिए अब डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज सिक्स्थ पॉइंट। आपको एग्जाम में हो सकता है 4 फीचर्स लिखने आए, 3 फीचर्स लिखने आए, तो आप इनमें से ही 2-3 फीचर्स लिख दीजिएगा। और की फीचर्स है तो ऑब्जेक्टिव आता ही है, विच ऐसा करके आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म, तो आपको उनमें से देखना होगा एनी 4 में से कि कौन सा है, तो आप फिर उसको आपको टिक लगाना पड़ेगा। लास्ट है एफ, दैट इज किससे रिलेटेड है एफ पॉइंट, डुअल ऑब्जेक्टिव, कि क्या 2 ऑब्जेक्टिव हैं, डुअल ऑब्जेक्टिव्स, डुअल ऑब्जेक्टिव्स इनसे रिलेटेड है। सेकंड क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड, टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री, किसको प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है, यूनिटी ऑफ कंट्री। और दूसरी चीज वाइल एट द सेम टाइम, कॉमा लगा के, वाइल एट द सेम टाइम, वाइल एट द सेम टाइम accommodate the regional diversity, रीजनल डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ अभी आपको समझाते हैं। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, डुअल ऑब्जेक्टिव क्या है फेडरलिज्म, पहला चीज़ के प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करना है किस चीज़ को, हमारे इंडिया की यूनिटी को, यूनिटी यानी एकता, भारत की एकता को हमें बचा कर रखना है, पहला पॉइंट यही बता रहा है, पहला ऑब्जेक्टिव। लेकिन हमें सेम टाइम, उसी समय पे, उसी टाइम पे हमें अकोमोडेट किसको बचा के रखना है, रीजनल डाइवर्सिटी को भी बचा के रखना है, यानी हमें यूनिटी तो मेंटेन करनी ही है, साथ ही साथ हमें रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को भी बचा के रखना है। हमें पता है कि अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, साउथ इंडिया में अलग हैं पर्सन्स है ना, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका कल्चर अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग लोग हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अलग लोग हैं, उनका कल्चर, तो ऐसे करके डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया में, उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है और हमें यूनिटी भी बनाकर रखनी है। नोट कर लीजिए आप इसे पॉइंट को, दैट इज लास्ट पॉइंट। ये लास्ट पॉइंट था की फीचर्स का। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन, 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन। चलिए इसको करते हैं अब और डिस्कस करते हैं 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन को। एक है आपकी एनसीईआरटी में 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन दी है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकंड दैट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, नेक्स्ट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन, व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या होता है, फेडरेशन को बनाने के लिए, फेडरलिज्म को मेंटेन करने के लिए 2 वे होती हैं, वो 2 वे हम डिस्कस करें। फर्स्ट वे जो है वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। आपके एग्जाम्स में यहाँ से भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसमें क्या होगा पहले लिखवा देते हैं डेफिनेशन। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर by their own coming together by their own to form a bigger unit,
टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, बिगर यूनिट क्या फॉर्म होगी इससे, एक बिगर यूनिट होगी। इससे होगा क्या, बड़ी यूनिट बनाने के लिए इनकी सिक्योरिटी बनेगी। दे इंक्रीजेस देयर सिक्योरिटी, दे इंक्रीजेस देयर सिक्योरिटी। वो अपना ऐसा करने के बाद वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा रहे होते हैं। ऐसा करेंगे तो सिक्योरिटी तो उनकी बढ़ेगी। आप इतना एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो एक साथ आ रहे होते वो अलग अलग हैं, सारे इंडिपेंडेंट, लेकिन वो सारे स्टेट्स एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, बिगर यूनिट फॉर्म करते हैं। क्यों फॉर्म करते हैं वो बिगर यूनिट, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बढ़ सके। एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, आपने नाम सुना होगा। यूएसए क्या है, बहुत सारे स्टेट्स का एक फेडरेशन है, जहाँ पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स आए, वो एक साथ हुए और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाया। दूसरा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट साथ हुए और उन्होंने कमिंग टुगेदर फेडरेशन बनाया। और एक और एग्जाम्पल है, एक तो यूएसए, एक ऑस्ट्रेलिया, और एक और एग्जाम्पल क्या है आपको नोट करवा देते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, फिर आप इसको पूरा ही नोट कर लीजिएगा। यूएसए स्विट्ज़रलैंड, यूएसए स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तीन इसके एग्जाम्पल हैं। इनसे रिलेटेड भी बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव आए हैं। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से कंट्री इसमें आते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड्स में आता ही है। नोट दिस। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टूडेंट्स सारे ही जो भी मेंबर्स हैं, जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, उनके पास इक्वल पावर है। ऑल द स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर। यहाँ पे सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर है। इसको रब करके आपको लिखा, आपने इसको नोट कर लिया होगा। यहाँ पे जितने भी स्टेट्स आए उन सब के पास इक्वल पावर थी। लास्ट पॉइंट और आपको लिखवा देते हैं इससे रिलेटेड, कमिंग टुगेदर फेडरेशन से रिलेटेड क्या है। लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दैट इज स्टेट्स दैट इज मेंबर स्टेट्स, जो भी मेंबर स्टेट्स होंगे, मेंबर स्टेट्स आर इक्वली पावरफुल, आर इक्वली पावरफुल, सभी इक्वली पावरफुल होंगे, सारे स्टेट्स की इक्वल ही पावर होंगी। ये भी आप नोट कर लीजिए कि ये सारे स्टेट्स के पास कैसी पावर्स होती हैं, इक्वल पावर्स होती हैं। चलिए, आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। अब दूसरा फेडरेशन डिस्कस करते हैं, दैट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होगा, एक कंट्री होगी जो कि डिसाइड करेगी अपने पावर को डिवाइड करने का अपने स्टेट्स के बीच, है ना। अ कंट्री इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, अ कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर अमंग इट्स स्टेट्स। कौन सा है, होल्डिंग, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। In this, a large country decides to divide its powers between what, between between its states, between its constituent states, and national government, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ी किसी कंट्री होती है, वो ये डिसाइड करती है कि हमें हमारी पावर्स को क्या करना है, डिवाइड करना है
है ना, किस किस के बीच, अपने स्टेट्स के बीच, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड गवर्नमेंट के बीच। इसमें क्या होता है, इसमें एग्जांपल्स, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर, हैज़ मोर पावर देन स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावर होती है। वहाँ पे सारे स्टेट्स की पावर इक्वल थी, यहाँ पे अलग अलग है। एग्जाम्पल इंडिया बेल्जियम, इंडिया बेल्जियम स्पेन, इंडिया बेल्जियम एंड स्पेन, स्पेन भी है, इंडिया बेल्जियम एंड स्पेन, 3 है इसमें एग्जाम्पल। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। किस तरीके से प्रैक्टिस हो रहा है इंडिया में फेडरलिज्म। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। नहीं किया हो तो आप यूट्यूब पे फैसिलिटी है पॉज की, उसको क्लिक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। अच्छा, आपको पता होगा कि इंडिया में स्टेट्स भी हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं, है ना। यूटीज़ के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज़ दिल्ली, लक्षद्वीप, है ना, और अंडमान निकोबार, दमन दीव, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह, ये सब क्या हैं। तो जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं उनको कौन कर रहा होता है कंट्रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो यूटीज़ को कंट्रोल कर रही होती है। और जो अलग जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके पास भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं इन अंडर आर्टिकल 371। क्या है नॉर्थ ईस्टर्न पावर्स की, कि कोई भी नॉन परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दैट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं लाइक मिज़ोरम, नागालैंड, आसाम, इन सब स्टेट्स में क्या है स्टूडेंट्स कि अगर कोई नॉन परमानेंट रेसिडेंट, जैसे हम लोग जाते हैं नॉर्थर्न एरिया से या साउदर्न एरिया से वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, और हम सोचा कि वहाँ पे हम प्रॉपर्टी खरीद लें या वहाँ पे लैंड खरीद लें या वहाँ पे हाउस बना लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में केवल वहीं के परमानेंट रेसिडेंट्स बना सकते हैं, हम लोग वहाँ पे नहीं बना सकते हैं। तो ये उनके स्पेशल पावर हैं जो आर्टिकल 371 में उनको दिए गए हैं। किन को दिए गए हैं, अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक मिज़ोरम, नागालैंड, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, अपना ये मिज़ोरम, नागालैंड बता दिया मैंने आपको, त्रिपुरा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा घर नहीं बना सकते, लैंड नहीं खरीद सकते, उनके पावर्स अलग ही हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। अब देखते हैं हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, कैसे इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। तो पहला है लिंग्विस्टिक पॉलिसी। पहली, जब इंडिया क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस होने के बाद, आज़ाद होने के बाद, अच्छा भारत आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, तो एक सेपरेशन के बाद आज़ाद हुआ था। बहुत ही डेवास्टेटिंग वो सेपरेशन था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, बहुत से लोगों की उसमें मौतें हुई हैं ना, किल हो गए बहुत से लोग। तो उसके बाद जब हमारा जो हमारा इंडिया बना एक नेशन, तो उसमें हमने देखा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि लोग जो हैं अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, अच्छे से हम जो है गवर्नमेंट मैनेज कर सके, पीपल को, सिटीजन्स की बात, सिटीजन्स तक कैसे सर्विसेज को पहुंचाया जाए। तो उसके लिए क्या किया कि लिंग्विस्टिक पॉलिसी लेके आए, यानी कि लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी। इसमें थोड़ा सा लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी लेके आए। इसका क्या मतलब था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनेंगे। किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स फॉर्म होंगे। ये थी ये पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स पॉलिसी, ये पॉलिसी ये आई। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हो गए तो गवर्नमेंट में बाउंड्रीज़ में चेंज किए, है ना। जो भी स्टेट्स पहले हुआ करते थे तो उनकी बाउंड्रीज़ में चेंज किए, और क्या किया कि ऐसे स्टेट्स बनाए जहाँ पे सेम लैंग्वेज को स्पीक करने वाले लोग रहते हैं, यानी एक ऐसे स्टेट्स को फॉर्म किया जहाँ पे सेम लैंग्वेज के जब पीपल रहेंगे, सेम लैंग्वेज के पीपल एक स्टेट्स में रहें। जैसा मान लीजिए महाराष्ट्र है तो वहाँ पे मराठी बोलने वाले ही रहें, है ना, महाराष्ट्र में। तो ऐसा उन्होंने स्टेट्स बनाए, जैसे तमिल है ना, तमिलनाडु, तो वहाँ पे तमिल बोलने वाले ही रहें। तो इस तरीके से उन्होंने स्टेट्स फॉर्म किए। तो अब जब ऐसे स्टेट्स फॉर्म किए तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। इससे क्या हुई स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा हेल्प हुई एडमिनिस्ट्रेशन करने में। जब एक ही लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहेंगे एक जगह पे तो हेल्प तो होगी ही ना, कितने आराम से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था।
तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी में हुआ क्या था। स्टेट्स फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या हैं? स्टेट्स फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना है, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना शुरू किए। कुछ एग्जाम्पल भी आप लिख लो, जैसे कि महाराष्ट्र एक एग्जाम्पल है, मराठी, महाराष्ट्र एक बना, गुजरात एक बना है ना, महाराष्ट्र सही, फिर आगे जाकर गुजरात बनेगा। तो ऐसा करके इन्होंने स्टेट्स बनाना फॉर्म किए लैंग्वेज के। इससे क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प हुई। लेकिन जब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई इस चीज़ की, जब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई कि स्टेट बनाइए आप, तो लैंग्वेज के बेसिस पे ही बनाइए, जब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो गवर्नमेंट ने देखा ऐसे तो फिर क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। जो इंडिया को हमने कहा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1, तो फिर वो यूनियन तो बचेगा ही नहीं, पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, छोटे छोटे स्टेट्स हो जाएंगे। तो जब ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमें भी एक स्टेट बनाइए, हमारी लैंग्वेज कन्नड़ है तो हमें अलग बनाइए, हमारी लैंग्वेज गुजराती है तो हमारे लिए अलग बनाइए, हमारी लैंग्वेज कश्मीरी है तो हमारे लिए अलग बनाइए। तो जब ऐसे उठने लगे अलग अलग लैंग्वेज के, तो गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। इस पॉलिसी को क्या किया? वहीं रिजेक्ट कर दिया, पॉलिसी को वहीं ख़त्म किया, क्योंकि ये पॉलिसी फिर बेकार हो जाती। क्या कर रही थी? लीड टू डिसइंटीग्रेशन। इससे होता क्या? लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूनिटी, डिसइंटीग्रेशन। इसलिए गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बंद करने लगी। लेकिन स्टार्टिंग में ये पॉलिसी बहुत हेल्पफुल हुई। नोट कर लीजिए आप लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या हैं और लिंग्विस्टिक स्टेट्स पॉलिसी क्या थी, वो भी हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पॉलिसी है, दैट इज लैंग्वेज पॉलिसी। नेक्स्ट पॉलिसी इज लैंग्वेज पॉलिसी। चलिए लैंग्वेज पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी? अच्छा, आपको ये पता होगा कि इंडिया की क्या कोई नेशनल लैंग्वेज है? इंडिया की कोई, बताइए, क्या इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हिंदी है, कुछ कह रहे हैं सर इंग्लिश है। तो स्टूडेंट्स, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। कुछ कह रहे होंगे कि संस्कृत है, तो इंडिया की कोई लैंग्वेज है ही नहीं, नेशनल लैंग्वेज। लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी? जब ब्रिटिशर थे तब हमारी लैंग्वेज इंग्लिश कर दी थी उन्होंने, ऑफिशियल वर्क की है ना। तो जब इंडियन पे गवर्नमेंट आई तो हमने क्या किया? ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारी नेशनल लैंग्वेज तो कोई है ही नहीं, नो नेशनल लैंग्वेज, कोई हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ना हमारा कोई नेशनल रिलीजन है, ना धर्म है, ना भाषा है कोई राष्ट्रीय, नो नेशनल लैंग्वेज। हमने क्या किया? हमने बहुत सारी, हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, हिंदी एज आ ऑफिशियल लैंग्वेज, एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। क्यों बनाया? क्योंकि लगभग 40% ऑफ द लोग इसको समझते हैं, लोगों की ये मदर टंग है हिंदी एज आ ऑफिशियल लैंग्वेज। 40% ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव हिंदी एज आ मदर टंग। तो ये भी एक इसका वो था कि जब 40% ही जानते हैं, फिर आपने इसको ऑफिशियल क्यों बनाया? और इंडिया ने क्या किया? 1965 में इंग्लिश को स्टॉप कर दिया। स्टॉप इंग्लिश इज इन यूज ऑफ, स्टॉप यूज ऑफ इंग्लिश इन ऑफिशियल वर्क, यूज ऑफ इंग्लिश इन ऑफिशियल वर्क में इंडिया ने ये बंद कर दिया। कब बंद किया? 1965 में बंद किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहना था कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अंग्रेज़ों की लैंग्वेज थी, हमारी लैंग्वेज नहीं है। और हिंदी के साथ साथ बिसाइड हिंदी इन इंडिया देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। आपके में बढ़िया से NCERT में 22 की 22 दी हुई है। मैं कुछ आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे बोडो है, डोगरी है, आसमी है ना, कश्मीरी है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, कन्नड़ है, कोंकणी है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया में होती हैं, बोली जाती, उर्दू, संस्कृत, है ना। तो ये 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं। हम अगर किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं तो हमें ये 22 लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है कि आप इनमें ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। लाइक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हम देंगे तो आपको ये सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शन होते हैं। 1965 में इंग्लिश को स्टॉप कर दिया यूज़ में। तो इसका क्या हुआ? जब ये स्टॉप किया गया इंग्लिश का यूज़, यहाँ पे स्टॉप किया, तो तमिलनाडु में थे
कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट किया, तमिलनाडु के लोगों ने बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट किया कि नहीं, आप इंग्लिश को बंद नहीं कर सकते हैं एज अ ऑफिशियल वर्क में, क्योंकि हम लोगों को हिंदी अच्छे से नहीं आती, हमें इंग्लिश अच्छे से आती है। तो हमने फिर से शुरू किया इंग्लिश को और हिंदी दोनों को ही चलने दिया, लेकिन ज़्यादातर वर्क हिंदी में ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल वर्क इन इंडिया टेक प्लेस इन हिंदी में ही होते हैं अभी भी। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी को हमने हमारी नेशनल लैंग्वेज बना कर रखा है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा पॉलिटिशियन कर देंगे तो फिर इंडिया की जो है यूनिटी पे बड़ी वो आ जाएगी प्रॉब्लम, डाइवर्सिटी पे। तो ऐसे ही हमने कभी भी हमारी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज है इंडिया में। दैट इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी फॉर फेडरलिज्म। अगर ऐसे कोई बना देंगे लैंग्वेज तो फेडरलिज्म ही फिर कहाँ बचेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगली है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन का क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशन में भी स्टूडेंट बहुत हमें अच्छे से ही पढ़ना है। आप अच्छे से समझिएगा सेंटर स्टेट रिलेशन। क्या होता था स्टूडेंट्स, पहले सेंटर स्टेट रिलेशन डिस्कस करते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन। पहले क्या हुआ करता था, 1990s के पहले, 1947 में हमारा इंडिपेंडेंस हुआ। 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। दैट इज़ हम उस दिन से हमारा रिपब्लिक डे जो है मनाते हैं 26 जनवरी को। तो उस दिन हमने क्या किया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। तो क्या हुआ, 1990 से पहले एक ही गवर्नमेंट यानी एक ही पार्टी रूल करती थी स्टेट्स एज वेल एज सेंटर में। सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी। अगर एक आध कोई स्टेट रह गया जो अदर पार्टी का है, तो क्या किया जाता था, जो यूनियन में जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। क्या कर देती थी स्टूडेंट, डिसमिस कर दिया करती थी। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एट दैट टाइम यानी बिफोर 1990s, एट दैट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट यूज इट्स पावर टू डिसमिस use its arbitrary powers to dismiss the state government in which the central government has no majority। ऐसे स्टेट में जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं थी, किसी और पार्टी की मेजोरिटी थी, तो वहाँ पर क्या करा जाता था, उस पार्टी को डिसमिस कर दिया जाता था, उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। लेकिन क्या हुआ आफ्टर 1990 से ही 1990 ऑनवर्ड्स यानी इसके बाद क्या हुआ, इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। 1990 के बाद क्या हुआ, बहुत सारी रीजनल गवर्नमेंट राइज हुई। रीजनल गवर्नमेंट राइजेस, बहुत सारी रीजनल गवर्नमेंट उठी। नो सिंगल पार्टी गॉट अ मेजोरिटी। No single party got majority। No single party got majority in लोकसभा में किसी को भी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पा रही थी। और इससे क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, है ना, सेंटर गवर्नमेंट एट द सेंटर डज कैन नॉट डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट को अब डिसमिस नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, अलायंस वाली गवर्नमेंट होती है, गठबंधन की सरकार होती है। बहुत सारी सरकारें मिलकर इसको बना रही होती हैं, बहुत सारी पार्टी मिलकर। यानी कोई एक पार्टी, जैसे आज के टाइम पे देखें तो बीजेपी गवर्नमेंट है सेंटर में, तो बीजेपी गवर्नमेंट है लेकिन वो अलायंस की है, गठबंधन की है, यानी वो अकेले की मेजोरिटी से नहीं बनी। उसमें बहुत सारी पार्टियों का योगदान है, पार्टिसिपेशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, तब जाकर उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। तो ये चीज़ कब से आई, 1990 के बाद आई। अब इस 1990 के बाद जब से कोलिशन गवर्नमेंट का एरा आया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट यूज इट्स आर्बिट्रेरी पावर टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जिस स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट नहीं है, मान लीजिए कहीं पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है किसी स्टेट में, तो उसको डिसमिस अब नहीं कर सकती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, बीजेपी उसको नहीं हटा सकती है। क्यों? क्योंकि अब कौन सी गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है। दैट्स वाई।
ये था स्टूडेंट्स अपना सेंटर स्टेट रिलेशन। चलिए आपको भी इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं अब। दिस कोलिशन गवर्नमेंट मेड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिफिकल्ट। दिस कोलिशन एरा, दिस फॉर्मेशन ऑफ कोलिशन, this made the central government to dismiss state government. This made the central government difficult। ये जब से कोलिशन आया है तब से क्या हुआ है कि डिफ़िकल्ट हो गया है। दिस मेड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिफ़िकल्ट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्रेरी मैनर, अपनी मनमानी से अब वो किसी भी गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती इन आर्बिट्रेरी मैनर। अब वो नहीं कर सकती डिसमिस, अब उसके पास ये पावर नहीं। आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमानी, तो मनमानी तौर पे अब वो किसी भी गवर्नमेंट को नहीं हटवा सकती है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये था सेंटर स्टेट रिलेशन। इससे भी मेंटेन होता है फेडरलिज्म। लैंग्वेज पॉलिसी हमने आपको बताया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब हमारा इस चैप्टर का एक ही टॉपिक रह गया है, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। आप इसको नोट कर लीजिए, पहले आपने नोट कर लिया होगा। लास्ट टॉपिक रह गया है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हम उसके लिए आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अच्छा, हमने इसमें 3 फोल्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसलिए नहीं डिस्कस किया, 3 फोल्ड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, क्योंकि हम इनको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रेसिडुअरी पावर्स क्या हैं, यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं, कंकरेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं, आपकी स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन लॉ बनाता है उन पर, तो इसीलिए हमने उनको इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए। अब हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें हम आपके लिए लेके आएंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि ग्राम पंचायत, म्यूनसिपालिटीज़, नगर पालिका वगैरह हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को करें लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमने क्लास 10th की साइंस को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब एसएसटी की बारी है, तो जल्दी से हम एसएसटी को भी कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद स्टूडेंट्स।